Students, we have been solving the questions from the sample paper. This is the third question. The question says compound X is obtained by passing gas Y through dry slaked lime. On exposure to air, it produces a strong smell of gas Y and also forms calcium carbonate. Identify X and Y. तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन सा गैस आप ड्राई स्लेक्ट लाइम के थ्रू जब पास करते हो तब एक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, और ये कंपाउंड को जब आप एयर में एक्सपोज करते हो तब क्या होता है, ये एयर में एक्सपोज होने के बाद वाई गैस का स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही में कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट जब वो एयर में एक्सपोजर के बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा तो कैल्शियम का ही कोई कंपाउंड है, और वो गैस कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग स्मेल छोड़ेगा। जब उसको एयर पे वो कंपाउंड को जब हम एयर में एक्सपोज करेंगे तब वाई गैस का स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करेगा, और ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ वाई गैस का कॉम्बिनेशन में ये कंपाउंड एक्स बन रहा है। तो इससे हमें सीधा पता चल रहा है कि जो कंपाउंड है यहाँ पे दैट कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनने के लिए ड्राई स्लेक्ट लाइम के थ्रू हमें क्लोरीन गैस को पास करना होता है। क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ट लाइम के थ्रू जब हम पास करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनते हैं, और ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ही है ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल कंपोजिशन ब्लीचिंग पाउडर का काफी कॉम्प्लेक्स है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आपका लेवल में ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में है उतना अगर आप जानो उतना काफी है। आपको जो क्लास 11th या 12th में जाकर के आपको एक्चुअल कंपोजिशन, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो सब आपको पता चलेगा। अभी जैसे 10th क्लास के लेवल में है उतना ही मैं आपको बताऊंगी। तो लिखते हैं कि ये जो कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, वो ब्लीचिंग पाउडर एक्स जो है वो बन रहा है बाय पासिंग गैस वाई थ्रू स्लेक्ट लाइम, ड्राई स्लेक्ट लाइम। तो गैस वाई कौन सा गैस है? क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस को जब हमें पता है कि क्लोरीन गैस को जब हम ड्राई स्लेक्ट लाइम के थ्रू पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं, और ये रिएक्शन है CaOH2, ये आपका स्लेक्ट लाइम है। Cl2 गैस पास करोगे तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया। रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, रिएक्शन में कोई बैलेंसिंग का जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड एक्स जो है ये आपका बन गया कंपाउंड एक्स। दिस इज योर कंपाउंड एक्स। अब है आपको बोल रहे हैं कि कंपाउंड एक्स को जब आप एयर में एक्सपोज करते हो तो वाई गैस का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ये प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही में कैल्शियम कार्बोनेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज बिकॉज ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जब इसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ ये कंबाइन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, और साथ में क्लोरीन गैस को रिलीज करते हैं। और ये क्लोरीन गैस का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो हमें ब्लीचिंग पाउडर से मिलते हैं। तो ये होगा रिएक्शन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जो कि आपका कंपाउंड एक्स है। जब इसको हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करेगा और बनेगा CaCO3, और साथ में Cl2 गैस को ये रिलीज कर देगा। ये जो Cl2 गैस है इसी का ही जो है यही आपका गैस वाई गैस है, और इसी का ही जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है तो आपने लिखना है कि X जो है क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, और जो आपका Y है वो है Cl2 गैस। ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। The question which we have solved just now, that was a 3 marks question. Now we are going to solve another 3 marks question. A compound
has the formula H2Y, साथ में Y इज इक्वल टू नॉन मेटल बता दिया है, Y जो है नॉन मेटल है। स्टेट द फॉलोइंग, नंबर 1, द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Y। क्वेश्चन नंबर 2, द वैलेंसी ऑफ Y। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉन्डिंग in Y। This question also carries 3 marks. I will solve this question and I will advise you one thing. The advice is, when you will be watching the video, please don't skip the video. You are in a habit of skipping the video and you don't see the full video. Up to the end, please watch the video. Each question, whenever I am solving one question, whenever I am solving, I am giving you so much informations. So much informations I am providing you, and if you are missing any of them, then your knowledge will be incomplete. आपको पूरा की पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो यही वजह है कि आपको मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि वीडियो को आप एंड तक देखिए और बीच में स्किप ना करें, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के साथ आपको नॉलेज गेन होती है। So that is why this is a request to you. Please don't skip and watch the video. Watch the video till the end. So ये है आपका क्वेश्चन। कंपाउंड का फॉर्मूला H2Y, Y नॉन मेटल है। आपको बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Y का आपको लिखना है। तो यहां भी देखो, कंपाउंड का फॉर्मूला है H2Y। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और Y भी नॉन मेटल है, आपको बता दिया गया है। Y तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हुआ है। अब आपको बता रहा है कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Y का क्या होगा। आपको फॉर्मूला से दिख रहा है कि ये जो H2Y फॉर्मूला है, ये H2Y फॉर्मूला में आपको दिख रहा है कि वैलेंसी ऑफ Y कितना है, 2 है। H2Y अगर कंपाउंड का फॉर्मूला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी तो 1 है, तो ये जो 2 हमने हाइड्रोजन के साथ लिखा है तो Y का वैलेंसी है। तो Y का वैलेंसी अगर 2 है तो नॉन मेटल के केस में आप वैलेंसी कैसे निकालते हो, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करके। तो 8 से कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने से जो है 2 आएगा वैलेंसी 6। सो बस इजी है, हमें समझ में आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर Y का क्या होगा। Y का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है 6 है, तो हम लिख देते हैं यहां पे द वैलेंसी ऑफ Y is 2. So number of valence electrons of Y will be how much? 8 minus valence electrons is equal to 2. So 8 minus 2 will be equal to the valence electrons. That means वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमें पता चल गया, इट विल बी 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 है तो जो एलिमेंट Y है वो कौन सा ग्रुप का मेंबर है, कौन सा ग्रुप का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप याद करो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है कि ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स है उनका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है 6 है। आपको पता है कि ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 7 है, ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर 1 है, ग्रुप 2 में 2 है, ग्रुप 13 में 3 है, ग्रुप 14 में 4 है, ग्रुप 15 में 5 है, ग्रुप 16 में 6 है, ग्रुप 17 में 7 है। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तो हमें ग्रुप के हिसाब से ही पता है। तो ये जो एलिमेंट है Y, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर 6 है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इसका जो है 6 है।
6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इट इज ए ग्रुप 16 मेंबर, वो भी हमें पता लग गया। तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 16 का वो हो सकते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन हुआ, सल्फर भी हो सकता है, अगर ये ऑक्सीजन हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है वो तो सेकेंड, हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है और टर्मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा 6 है, तो उससे पहले का शेल ही तो उसका जो है 2 ही शेल होगा ऑक्सीजन के केस में, के शेल और एल शेल। तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 2 होना चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन से दैट electronic configuration of Y will be what? K shell और L shell अगर आप ले लो, L shell में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो K shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट Y। अब एलिमेंट Y ग्रुप 16 का मेंबर है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है द वैलेंसी ऑफ Y। ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आंसर था ये था नंबर 1। नंबर 2 में हमें पूछा है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Y। तो वैलेंसी ऑफ Y विल बी 2। ये तो हमें फॉर्मूला से ही पता लग रहा है। What kind of bonding is there in H2Y? H2Y में bonding will be covalent because दो नॉन मेटल के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, Y is also a non metal, that is mentioned here in the question कि Y is a non metal. So हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, Y भी एक नॉन मेटल है, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होगा। दैट मीन्स दिस इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। सो टाइप ऑफ बॉन्डिंग अगर हमें क्वेश्चन का आंसर करना है तो हमने लिखना है कि देयर इज कोवैलेंट बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे द bond present in H2Y is covalent bond। आयनिक बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए था? एक एलिमेंट मेटेलिक होना चाहिए था और एक एलिमेंट जो है नॉन मेटेलिक होना चाहिए था। जो मेटेलिक एलिमेंट है वो जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर होता था तो वो जो है, और जो दूसरा नॉन मेटल है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होता था तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकता था। जो हाईली मेटेलिक एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता, और वही इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर वो होता तो उसको गेन करके नेगेटिव आयन बना लेता, और इस तरह से दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकता था। लेकिन यहाँ पे दोनों ही जो है नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग जो है ओनली जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बन सकता है। सो द टाइप ऑफ बॉन्ड ओवर हियर इज कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल। Definition I am not going to write in the board because definition is available in the book also. Definition आपको एक बार बता दें, decomposition reaction का definition क्या है? It is a reaction in which a single reactant decomposes and produces two or more than two different type of compounds. That reaction is known as decomposition reaction। एक single reactant से 2-3 प्रोडक्ट बनेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा और प्रोड्यूस करेगा 2-3 जो है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उसी रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देने के लिए बोला है तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे दो, CaCO3। ये एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ आपको। अपन हीटिंग प्रोड्यूसेस CaO प्लस CO2। तो ये एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। उसके बाद हम देख लेते हैं असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको पता है जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस में नंबर 1 है बोथ A and R
मतलब assertion and reason are true and R is the मतलब reason is the correct explanation of assertion। ऑप्शन बी में है both A and R are true but R is not the correct explanation of assertion। ऑप्शन सी A is true but R is false। And number D, A is false but R is true। आपका assertion है assertion वाला स्टेटमेंट है ग्रेफाइट is slippery to touch। और रीजन में है द वेरियस लेयर्स ऑफ carbon atoms in graphite, carbon atoms in graphite are held together by weak van der Waals forces। सो ये आपका assertion का स्टेटमेंट है, ये आपका रीजन का स्टेटमेंट है। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है ए बी सी डी में? ए में दोनों ही करेक्ट है, ए एंड आर, assertion रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बी में ए एंड आर दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सी में assertion is true, reason is false, डी में assertion is false and reason is true। तो इसमें से जो सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वही ऑप्शन आपको आंसर में लिखना है। तो देखो पहले हम assertion और reason का स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। assertion में हमें बोला है कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, ग्रेफाइट इज रियली एक्चुअली स्लिपरी टू टच। और ग्रेफाइट के स्लिपरी होने का रीजन इन्होंने ये रखा कि जो डिफरेंट लेयर्स के कार्बन एटम्स होते हैं ग्रेफाइट में, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बिल्कुल सही रीजन है, यही वजह है, यही कारण है ग्रेफाइट का स्लिपरी होने के लिए। डायमंड जो है हमें पता है डायमंड इज वेरी हार्ड, डायमंड इज वेरी हार्ड, वेरी रिजिड, लेकिन ग्राफाइट जो है सॉफ्ट है, स्लिपरी टू टच है। इसका रीजन यही है कि ग्राफाइट में देयर आर हेक्सागोनल लेयर्स, हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं। ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं। जो कार्बन एटम्स है, हर एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं और हेक्सागन्स बनाते हैं और हेक्सागोनिक लेयर, हेक्सागन का लेयर्स बनते हैं। ये लेयर है, हेक्सागन का लेयर है, नीचे लेयर है, इस तरह से लेयर का स्ट्रक्चर बनते हैं। ये हेक्सागन जो है, ये हेक्सागन में जो कार्बन एटम्स है, एक लेयर के कार्बन एटम और दूसरा लेयर का जो कार्बन एटम है, ये सपोज करो हम इसमें थोड़ा सा बना के आपको दिखा देते हैं।
ऐसे लेयर लेयर होंगे इस तरह से। ये जो लेयर्स है इसमें ये जो कार्बन एटम्स है, ये कार्बन एटम्स के बीच में, लेयर्स के कार्बन एटम्स के बीच में डिस्टेंस इतना है कि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। जो आपका ये जो ऊपर का लेयर मैंने दिखाया, ये बीच वाला लेयर है, नीचे भी लेयर है, तो ये एक लेयर के कार्बन एटम के साथ सपोज कि ये जो कॉर्नर्स है एक एक कार्बन एटम ही तो है, हेक्सागन के कॉर्नर्स में एक एक कार्बन एटम है, तो ये जो कार्बन एटम है इस ऊपर वाला लेयर का कार्बन एटम उसके साथ जो बीच वाला लेयर का जो कार्बन एटम है उसका डिस्टेंस इतना है कि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनते। लेकिन हाउ आर द लेयर्स हेल्ड विथ वन अनदर? बाय a force which is known as van der Waals forces of attraction, which is a very weak force of attraction। आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स आयन्स, अपोजिटली चार्ज आयन्स को होल्ड करके रखते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये जो फोर्स है ये एक टाइप का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बारे में डिटेल्स में आप 11th क्लास में स्टडी करोगे। तो यहाँ पे बस इतना जानो आप कि दो डिफरेंट लेयर्स के कार्बन एटम्स है, उनके बीच में जो फोर्स है यहाँ पे वो फोर्स है, लेयर्स एक दूसरे को हेल्ड कैसे करके रखा है, होल्ड कैसे करके रखा है, बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज व्हाई व्हाट कैन हैपन, एक लेयर के ऊपर से दूसरा लेयर जो है स्लिप पास्ट कर सकते हैं। एक लेयर के ऊपर से दूसरा लेयर स्लिप पास्ट करता है, कर सकते हैं। यही वजह है कि ग्राफाइट जो है इट इज स्लिपरी टू टच। ग्राफाइट स्लिपरी होने की वजह यही है कि एक लेयर और दूसरा लेयर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। एक लेयर को दूसरा लेयर जो है वीक वैन डर वाल्स फोर्स से जो है होल्ड करके रखा है। दैट इज वाई एक लेयर के ऊपर से दूसरा लेयर जो है स्लिप पास्ट कर सकते हैं, एंड सो ग्राफाइट इज स्लिपरी टू टच। तो ये आपको मैंने अंदर की बात आपको बता दिया। तो अभी हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं इजीली। द ऑप्शन विल बी नंबर 1, जो कि बोथ assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. So this is what is the solution of this question. This is the next question. Name the carbon compound which is used as a preservative give its chemical formula and chemical name। तो बहुत ही आसान है। वो कौन सा कार्बन कंपाउंड है जिसको आप प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हो? वो है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर है, जो कि पिकल्स वगैरह बनाने में हम यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड है जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है उसका नाम है vinegar। and what is actually it, what is its chemical name? Common name is acetic acid and IUPAC name is ethanoic acid। common name is acetic acid, IUPAC name is ethanoic acid, and what is its formula? CH3COOH। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। सो आंसर करते हैं हम इथानोइक एसिड is used as a preservative in pickles। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? CH3COOH and chemical name ethanoic acid। कॉमन नेम ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एसिटिक एसिड। Today in this video up till here, we will meet again in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching the video.